So hello, myself Prince Singh, third year MBBS student of दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो ये वीडियो फ्रेंड्स काफी लंबा होने वाला है, थोड़ा सा लंबा, उतना ज्यादा भी लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट अपने आने वाले 6 मंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक कंप्लीट रोड मैप प्रिपेयर करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी आने वाले नीट 2024 के लिए कैसा होना चाहिए और जिससे हमारा रिजल्ट फिक्स हो सके, एक सीट आप अपना सिक्योर कर सकें। उसके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना और एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से मैंने समझाया है, तो एक एक पॉइंट पे एनालाइज करना और उसको फॉलो करना, और 1 मंथ बाद खुद आके तुम बताओगे कि नहीं भैया आपने जो बताया था इस पूरे मंथ के रिगार्डिंग ये फॉलो करने के लिए इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और नीट 2024 में किस तरीके से हमारा स्ट्रैटेजी होना है उस पर डिस्कशन करते हैं। सो नीट 2024, तो नीट 2024 में हमें पता है कि अभी कम से कम भी 20 से 25 लाख के अराउंड बच्चे इनरोल करेंगे। इसमें हमारा 50 to 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं अवेलेबल एमबीबीएस के लिए। तो हमें उस 50 to 60,000 सीट्स में एक सीट हमें सिक्योर करना है अपने लिए। इस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि किसी तरीके से भी एक सीट आपका सिक्योर हो सके। और अगर आप अपने आने वाले इस नेक्स्ट 6 मंथ को अगर अच्छे से यूटिलाइज अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अभी हम डिस्कशन करते हैं कि आने वाले 6 मंथ में हमारा कंप्लीट रोड मैप स्ट्रैटेजी 6 मंथ के लिए कैसा होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 200, 300, 350 अगर आ रहा है तो इसको 650 प्लस हम कैसे लेके जाएंगे, तो इस पे डिस्कशन करते हुए हमारा पूरा वीडियो इसी पे बेस्ड होने वाला है कि अभी अगर आपका एग्जाम में मॉक टेस्ट में अगर 200, 300 या 350 मार्क्स अगर आ रहा है तो उसको हम 650 के प्लस कैसे एलिवेट करेंगे अपने मार्क्स को कि हमारा नीट के लास्ट तक नीट में हमारा 650 प्लस मार्क्स आ जाए। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना और अच्छे से एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक चीज को मैंने काफी अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। अगर आगे देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 6 मंथ। 6 मंथ में नीट क्रैक करना क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या अभी जो मेरे पास जो 6 मंथ बचा है इसमें अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, इसमें अगर मैं अच्छे से इसको यूटिलाइज करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप इस 6 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको इस 6 मंथ को एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। एट लास्ट अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आपको एज अ रिजल्ट एक गवर्नमेंट सीट आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारा ऑल 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्या होने वाला है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि 6 मंथ में अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारा ऑल 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपटीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड द कंपटीशन, कि कंपटीशन एक्चुअली में क्या है और किसके साथ है। हमें पता है अभी आने वाले टाइम में 20 to 25 लाख स्टूडेंट जो अपीयर होंगे उनमें मोस्टली 1 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होता है। जी बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ। 1 लाख स्टूडेंट ही एक्चुअली में compete करते हैं जिनका की मार्क्स आपको एक नॉमिनल 500 प्लस आपको स्कोर होगा, जिनका 500, 530, 540 जो नॉमिनल स्कोर होता है उससे ऊपर 1 लाख स्टूडेंट ही जाते हैं। को उस 1 लाख स्टूडेंट के बीच में अपने एक सीट को सिक्योर करना है, ठीक है। तो अभी ये आपका एक सीट जो है वो कैसे सिक्योर होगा। तो इस एक सीट के लिए आपको अपने इस 6 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो अभी आगे देखते हैं कि एक्चुअली रियली नंबर मैटर्स। ये जो 6 पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या रियली नंबर जो 20 to 22 लाख स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं ये क्या नंबर एक्चुअली में मैटर करते हैं, एक्चुअली में कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, मोस्टली ऑलमोस्ट इसमें 20 to 22 लैक्स में 1 लाख स्टूडेंट जो होंगे हमारे 1 लाख स्टूडेंट के बीच में ही हमारा कंपटीशन रहता है, 1 लाख स्टूडेंट के बीच में। अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सिलेबस अपडेट। सिलेबस
कि अगर बात करते हैं नीट में सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें सबसे पहले हमारे सिलेक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। जिस दिन अगर हमें ये पता लग गया कि हमें इतना पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करना है और उस पर हमें कमांड चाहिए और क्या यूजलेस पार्ट है जिसमें स्टूडेंट अपना टाइम अक्सर खर्च करते रहते हैं और उसका आउटपुट उन्हें नीट एग्जाम में 0 मिलता है, तो उन सारी चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है और इस जो बचे हुए 6 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना है वनली प्रोडक्टिव टॉपिक्स को करने में, जो आपके टीचर या अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा और आपको एक प्रोडक्टिव आपका रिजल्ट मिलेगा। सो सिलेबस अपडेट अभी हम जानते हैं कि अभी हमारा रिसेंट सिलेबस अपडेट आया है जिसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, कुछ चीज़ों को रिमूव किया गया है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, इसमें उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, इसमें ओवरऑल एक बात करते हैं कि सिलेबस जो है कितना मैटर करता है। तो सिलेबस अपडेट का कॉम्पिटिशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पहले चूंकि नंबर्स ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा थे और अभी हम देख रहे हैं कि चैप्टर्स का नंबर कुछ रिड्यूस कर दिया गया, तो इससे कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब चैप्टर्स कम होते हैं तो सेटर जो क्वेश्चन सेट कर रहा होता है उसके पास अवेलेबिलिटी कम जाती है रिसोर्स की, तो वो क्या करता है कि उसी में से ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाएगा और उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम में और थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा आएंगे, जिससे कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अगर चैप्टर्स कम होंगे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी कम आएंगे। तो सिलेबस कम होने से ऑब्वियसली कंपटीशन टफ होगा और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा एनालिटिकल आएगा, जिससे कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए पेपर में अच्छे से उसको करना है, नहीं तो वो आप पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा आपके एग्जाम पे। सो आगे देखते हैं कि कंपैरिजन। सो 2021 और 2K22 और 2K23 का जो पेपर जो था, अभी हम पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो जो लास्ट 4 इयर्स का जो पेपर था ये ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेस्ड हर पेपर आया है, एनसीईआरटी बेस्ड हमारा पेपर आ रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी कंप्लीट एनसीईआरटी आ रही है, फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं और कुछ चीज़ें जो एनालिटिकल होती हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं, तो वो न्यूमेरिकल अगर आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो वो आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ देना है। सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिस पे हमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है, तो अगर वो चीज़ें हमें पता होती हैं, अगर हम क्लासेस करते हैं तो हमें टीचर्स भी उस चीज़ का अपडेट देते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए अगर हम प्रोडक्टिव चीज़ों को बार बार अगर उसको गो थ्रू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। और अगर आप अभी से अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो लास्ट में आपका मॉक टेस्ट आते आते तक आप अपने आप में एक चेंज फील आपको हो जाएगा, अपने आप में आपको एक चेंज फील होगा कि हाँ इस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी करने से हमारा क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट लिखा है कि व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू कैच, इसका हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है और हमें किस चीज़ को पढ़ना है। तो अगर इस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं टीचर्स की हेल्प से या खुद अपने सेल्फ स्टडी की हेल्प से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जो आपका एनालिसिस होता है चैप्टर्स को लेके कि हाँ इस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस सेक्शन कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को फिक्स कर रहे हैं। लास्ट अभी 6 मंथ में कंप्लीट 180 डेज बचा है, तो 180 डेज जो बचा है, सो 180 डेज जो अभी हमारे पास लेफ्ट बचा है, इस 180 डेज में अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्टली 79 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो 79 चैप्टर्स में हमारा एक डेली का टारगेट होना चाहिए। अभी मोस्टली अगर हम देखें तो अगर हम अपना टाइम टेबल देखते हैं, यहाँ पे नीचे जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल अगर हम देखें तो हमारा 6 to 7 आवर्स हमारा कोचिंग में चला जाता है। ठीक है, 6 to 7 आवर्स कोचिंग में देने के बाद हमारे पास दिन के 17 से 18 घंटे हमारे पास बचते हैं। उस 17 से 18 घंटे में 7 से 8 घंटे का आप स्लिप साइकिल मान लेते हैं कि हाँ 7 से 8 घंटे आप सोते हैं। नेक्स्ट 10 से 11 आवर जो आपके पास बचते हैं उसमें आपको 6 से 7 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को कंट्रीब्यूट करना है। इसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आपको 6 to 7 आवर अपने लिए निकालना ही पड़ेगा जिससे आप अपने सिलेक्शन को फिक्स करें। तो 6 to 7 आवर्स का जो आपका डेली का जो सेल्फ स्टडी होना चाहिए 7 to 8 आवर्स का, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टाइम डिवीजन करना चाहिए। फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है और बायोलॉजी को इतना टाइम देना है। प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट को डेली टच करें,
तीनों सब्जेक्ट को डेली टच करने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप तीनों सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहेंगे। मोर और लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करें, डेली कुछ एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको अपना इम्पैक्ट दिखे जब आप टेस्ट दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपका इम्पैक्ट वो रिलीज हो। सो अभी हम देखते हैं कि टारगेट हमारा क्या सेट होना चाहिए। तो टारगेट सेट्स और लास्ट एनालिसिस डेली। टारगेट जो हम सेट करते हैं उस टारगेट को हम कितना अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, और टारगेट जो हम मान लेते हैं कि आज मैंने जैसे ये सोचा कि आज हमें 3 चैप्टर्स इसके करने हैं, 2 चैप्टर्स इसके करने हैं, तो लास्ट में जब नाइट हो रहा है और जब हम अपनी स्टडी को रैप अप कर रहे होते हैं, तो लास्ट में हमें ये चीज़ जरूर एक फॉलो अप लेना है कि आज हमारा जो टारगेट था और उसको हमने कितना पूरा किया। अगर हम उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं तो हम बहुत सही जा रहे हैं। और टारगेट एक एक्सेसिबल टारगेट आदमी को बनाना चाहिए जो कि अच्छे से पूरा हो सके। सो लास्ट एनालिसिस हर दिन का डेली करना है। आज अगर मैं 2 चैप्टर्स का अपना टारगेट सेट किया हूं, तो आज मैं लास्ट खत्म होते होते तक मेरा ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज योर स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर हमें हमारा वीकली बनाना चाहिए, मंथली बनाना चाहिए, और वो स्टडी प्लानर जो है इजीली एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। स्टडी प्लानर कभी ऐसा मत बनाओ इजीली आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाओ। स्टडी प्लानर हमेशा ऐसा बनना चाहिए जिसको आप इजीली फॉलो ऑन करो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप वैसा स्टडी प्लानर बनाते हो जिसको आप अच्छे से कवर अगर नहीं कर पाते हो, तो फिर इट विल लीड यू टू डिप्रेशन। तो आप डिप्रेशन में जाओगे कि हम जो ट्राई कर रहे हैं उतना हमसे हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए स्टडी प्लानर हमेशा एक्सेसिबल बनाओ। अब इतना भी कम मत बनाना जिससे कि कुछ हो ही नहीं। तो अपने सिलेबस को माइंड में रखते हुए, जैसे अगर तुम्हारा कोई पेपर आना है तो उसमें कितना सिलेबस आ रहा है और उस सिलेबस को कैसे कैसे कितने दिनों में मुझे कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। और अपना जो स्टडी आवर है, जो तुम्हारा 7 से 8 घंटे डेली का स्टडी आवर है, उसमें उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है वो क्वाइट इजी होता है, जो स्टूडेंट्स को मोस्टली अच्छा भी लगता है। बायोलॉजी से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जिसको आपको फिजिक्स में डालना है, क्योंकि फिजिक्स में आप टाइम ज़्यादा देना पड़ता है किसी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बायोलॉजी से जो हमारा टाइम सेव हो रहा है उसको हम फिजिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, केमिस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। और मान लेते हैं कि अगर आज आप दिन का 2 चैप्टर अगर आप बायो कर रहे हो, तो अगर आपको फिजिक्स करना है तो 2 चैप्टर आप बायो का पर डे कर सकते हो, फिजिक्स का 1 चैप्टर कर सकते हो और 1 चैप्टर केमिस्ट्री का कर सकते हो। अभी जैसे हमारे पास 180 डेज बचे हैं, 180 डेज में हमारे पास 79 चैप्टर्स करने हैं। तो दिन का अगर आप 2 बायोलॉजी के चैप्टर्स कर लेते हो, 1 फिजिक्स के चैप्टर कर लेते हो और 1 केमिस्ट्री के चैप्टर कर लेते हो, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स के 1 चैप्टर के लिए आप 2 दिन दे सकते हो, 2 डेज दे सकते हो, और 1 केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपका अगर ये प्रिपेयर रहेगा कि 1 दिन में हमें 2 बायोलॉजी करना है, 2 दिन में 1 फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, और अगर इनऑर्गेनिक सेक्शन है तो केमिस्ट्री का 1 दिन में 1 चैप्टर करना है, या फिर 2 दिन में 1 चैप्टर हमें कर लेना है। जिसमें भी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वाला अगर कोई चैप्टर है तो उसमें 2 दिन देके हमें अच्छे से क्लियर कर लेना है। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा असेसमेंट कैसे होगा कि हमारा अच्छा स्टडी जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम PYQ लगाते रहना है। हर दिन हर चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद उसका PYQ हमें सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करने से हमें हमारा कंपटीशन के रिगार्डिंग अप्रोच पता चलता है कि हम जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम जो अप्रोच रख रहे हैं वो अप्रोच हमारा राइट डायरेक्शन है या नहीं। तो हमेशा PYQ लगाना है। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का PYQ हर दिन सॉल्व करना है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। सो डेली स्टडी फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए। स्टडी फॉर्मेट पे हम बात कर लेते हैं कि डेली का स्टडी फॉर्मेट क्या होना चाहिए अभी आने वाले 6 मंथ के लिए। तो सबसे पहला लेक्चर, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आप उस चैप्टर में लेक्चर को देखें। टीचर के लेक्चर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं या फिर क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर के लेक्चर को कंप्लीट करें। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप जो है उसके नोट्स को क्लियर करें। नोट्स को खत्म करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएं। प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आपका एक असेसमेंट होगा। आप अपने आप को एसेस करें कि आपका असेसमेंट जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग पा रहे हैं मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
नेक्स्ट है अगेन रिवीजन ऑफ चैप्टर। पीवाईक्यू करने के बाद आप उस चैप्टर को अगेन से एक बार रिव्यू करो कि पीवाईक्यू में अगर जैसे कुछ सेक्शन छूट जा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं तो किस सेक्शन से चैप्टर के नहीं बन रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर करो। और की टू सक्सेस, लास्ट में ये मेन पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं कि सक्सेस का की क्या होता है। वन एंड ओनली रिवीजन। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। ये हर स्टूडेंट को पता भी होता है लेकिन फिर भी रिवीजन नहीं हो पाता, बैकलॉग्स लगते रहते हैं। तो बैकलॉग्स क्लियर करने का भी एक ही तरीका है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा चीजों को, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। और रिवीजन आपको हमेशा हर दिन करना पड़ेगा। जो चैप्टर अभी आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो चैप्टर आपका नहीं चल रहा है उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा आपको। सो रिवीजन के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेकंड पॉइंट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आप सेलेक्ट होकर जब एमबीबीएस में भी आ जाओगे, आपको फर्स्ट प्रोफेशनल सेकंड प्रोफेशनल पास करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप कभी किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर एक डेवलप करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ये करना है आपको कि सिलेक्शन तो मेरा फिक्स है, मुझे बस अपने रैंक को पुश करना है, रैंक को इंप्रूव करना है। और जिस दिन अगर आप अपने अंदर इस बात को ला लिए कि मेरा सिलेक्शन फिक्स है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को याद रखो। सो सिलेक्शन तभी होगा जब आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे बस अपना रैंक इंप्रूव करना है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद अगर आपके अंदर अगर ये रहेगा तो आप किसी चीज को अचीव कर सकते हो लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट एक मैंने यहाँ पे डाला है रिवार्ड्स। रिवार्ड्स का सेंस ये है कि आप जब अपने टारगेट को सेट करते हो, जैसे आपका एक वीक का अगर कुछ टारगेट हो रहा है तो एक वीक का अगर टारगेट अगर आप पूरा कर लेते हो तो फिर अपने आप को रिवार्ड्स दो। कि जैसे किसी चीज को एक सप्ताह के लिए अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को करने से उस चीज को, तो एक सप्ताह अगर आप अपने टारगेट को कर लेते हो तो 1 या 2 दिन वैसा दो जिसमें आप अपने आप को उस चीज को करने से रोको नहीं और उस चीज को बेझिझक करो। ये आपका रिवार्ड है। लेकिन हाँ, उससे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और फिर वो 1 या 2 दिन के बाद आप अपने वापस काम पे लौट आओ और फिर से अपना टारगेट सेट करो और टारगेट को कंप्लीट करो। और सेल्फ रिवार्ड इज द बेस्ट थिंग टू स्टूडेंट टू स्टे मोटिवेटेड। सो सेल्फ रिवार्ड से स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं। और मैं अपनी जर्नी का बता रहा हूँ कि जब मैं तैयारी करता था, मैं अपने प्रिपरेटरी फेज में अपने आप को रिवार्ड देता था। जैसे मैं मूवीज वगैरह या सीरीज में अभी भी मैं बहुत देखता हूँ, कॉलेज में ऑब्वियसली यहाँ तो देखता ही हूँ। तो उस टाइम भी जब होता था तब मैं जैसे एक सप्ताह अगर एग्जाम्स वगैरह आने हैं या अगर मेरा कुछ टारगेट सेट है कि मुझे पहले ये खत्म करना है, तो मैं पहले उसको खत्म करने के बाद मैं सिर्फ वही काम करता था, मैं खूब देखता था। सो इस तरीके से आप अगर अपने आप को रिवार्ड दे रहे हो तो इससे आप अपने आप को एक मोटिवेट करोगे। सो रिवार्ड देना बहुत अच्छी चीज है और सब लोग अपने आप को रिवार्ड दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है एनर्जी यूटिलाइजेशन। आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। एनर्जी को यूटिलाइज हमेशा सही डायरेक्शन में करो, क्योंकि जितनी जगह आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपका प्रोडक्ट एफिशिएंसी उतना घटेगा। आप अपनी एनर्जी को कंसिस्टेंटली एक जगह फोकस करो और अपने सिलेबस पे, अपने एग्जाम्स पे फोकस करो आने वाले 6 मंथ में। अगर इस 6 मंथ को अगर आप इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। सो इस 6 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो जिससे कि तुम नीट के सिलेक्शन से दूर मत जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्वर्सेशन विथ योर लविंग वंस। आप जिनसे भी अट्रैक्टेड हो उनके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रखो, अपने माता पिता से। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कमेगा। और स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस काफी गलत इम्पैक्ट डालता है आपके एग्जाम्स पे, आपके नंबर्स पे, आपके मार्क्स पे। सो स्ट्रेस हमेशा रिलीज करने का कोशिश करो, स्ट्रेस कभी मत लाओ। अपने पापा से, मम्मी से, भाई बहन जिससे भी अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है उससे अच्छा कॉन्वर्सेशन एक मेंटेन करके रखो। डेली बात करो जिससे अपना स्ट्रेस लूज करो। और किसी चीज को लेकर अगर परेशान हो तो मुझसे भी बात कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे भी अपनी परेशानी को बता सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से जहां तक होगा मैं आपकी हेल्प करने की हमेशा कोशिश करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। इफ यू ड्रीम देन यू गेट। अगर आप किसी चीज को लेके अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ड्रीम करो कि मुझे अगर नीट करना है तो हमेशा ड्रीम रखो कि हाँ करना है, करना है, करना है, और एक दिन तुम जरूर उस चीज को गेन कर लोगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नीट एग्जाम। और आने वाले 6 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो। और इस पूरी वीडियो को अच्छे से अगर आपने देखा, अगर आपको
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना के डालता रहूं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।